नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने महामारी के दौर में सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया, लोगों से कोविड-19 से निपटने के लिए सतर्क रहने की अपील की। सरकार ने कोविड वैक्सीन विकास मिशन के लिए 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार किसानों की सभी समस्याओं पर चर्चा के लिए तैयार। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में कार बम विस्फोट में 30 सुरक्षाकर्मी मारे गए और सिडनी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रन से हराया। समाचार संध्या में धर्मेंद्र मणि राजेश के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इन सुधारों से किसानों को नए अधिकार मिले हैं तथा वे सशक्त और बंधन मुक्त हुए हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने बताया कि इन सुधारों ने महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी को मक्के की फसल का बकाया भुगतान प्राप्त करने में मदद की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किसान मोहम्मद असलम की भी सराहना की। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओ होने लगे हैं। मोहम्मद असलम जी ने अपने क्षेत्र के अनेकों किसानों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप पर वो हर रोज आसपास की मंडियों में क्या भाव चल रहा है, इसकी जानकारी किसानों को देते हैं। खुद उनका एफपीओ भी किसानों से फसल खरीदता है, इसलिए उनके इस प्रयास से किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि जहां जागरूकता है वहीं जीवंतता होती है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के कैथल जिले के वीरेंद्र यादव की भी प्रशंसा की, जो ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटकर पराली की समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। पराली का समाधान करने के लिए वीरेंद्र जी ने पुआल की गांठ बनाने वाली स्ट्रॉ बेलर मशीन खरीदी। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग से आर्थिक मदद भी मिली। इस मशीन से उन्होंने पराली के गट्ठे बनाना शुरू कर दिया। गट्ठे बनाने के बाद उन्होंने पराली को एग्रो एनर्जी प्लांट और पेपर मिल को बेच दिया। वीरेंद्र जी ने पराली से सिर्फ 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया है और उसमें भी लगभग 50 लाख रुपए मुनाफा कमाया है। इसका फायदा उन किसानों को भी हो रहा है जिनके खेतों से वीरेंद्र जी पराली उठाते हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा कर किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें। श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय संस्कृति बहुत काम आती है। क्राइसिस में कल्चर बड़े काम आता है। इससे निपटने में अहम भूमिका निभाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कल्चर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है। घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का टूर कर पाएंगे, जहां एक और सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाना अहम है। वहीं इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है।
श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि अजंता की गुफाओं की विरासत और कला को संरक्षित करने के साथ साथ डिजिटल रूप भी दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शिलंग में खिले हुए चेरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों ने मेघालय की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देवी अन्नपूर्णा की बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से भारत वापस आ रही है। इस मूर्ति को वाराणसी के मंदिर से 1913 के आसपास चुराकर देश के बाहर भेज दिया गया था। श्री मोदी ने इसके लिए कनाडा सरकार और अन्य सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। ये सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि इन धरोहरों को स्वदेश वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से देश कई प्रतिमा और कलाकृतियों को वापस लाने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जाने माने पक्षी विज्ञानी सलीम अली के 125वीं जयंती समारोह 12 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। उन्होंने पक्षियों के सर्वेक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया था। श्री मोदी ने लोगों से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के जोनास मैसेट्टी का भी उल्लेख किया, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है और वे वेदांत और गीता की शिक्षा देते हैं। पिछले 7 वर्षों में जोनास ने वेदांत पर अपने फ्री ओपन कोर्सेज के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जोनास न केवल एक बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि उसे एक ऐसी भाषा में कर रहे हैं जिसे समझने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। लोगों में इसको लेकर काफी रुचि है कि कोरोना और क्वारंटाइन के इस समय में वेदांत कैसे मदद कर सकता है। मन की बात के माध्यम से मैं जोनास को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में नवनिर्वाचित सांसद गौरव शर्मा द्वारा संस्कृत में शपथ लेने की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करता है। न्यूजीलैंड में वहां के नवनिर्वाचित एमपी डॉक्टर गौरव शर्मा ने विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा में शपथ ली। एक भारतीय के तौर पर भारतीय संस्कृति का ये प्रसार हम सबको गर्व से भर देता है। मन की बात के माध्यम से मैं गौरव शर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी की कामना है वो न्यूजीलैंड के लोगों की सेवा में नई उपलब्धियां प्राप्त करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र कल गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएगा, जिनके उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक प्रेरणा देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली। गुरु नानक देव जी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी। और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा। मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल नवंबर में करतारपुर साहिब गलियारे का उद्घाटन ऐतिहासिक घटना थी। इससे विदेशों में रहने वाले सिखों का दरबार साहिब की सेवा में योगदान देना आसान हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईटी दिल्ली से लेकर आईआईटी गुवाहाटी तक कई शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अपने संस्थानों में पूर्व छात्रों के रूप में योगदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईआईटी के पूर्व छात्रों ने अपनी आईआईटी में सम्मेलन कक्ष, प्रबंध केंद्र और इंक्यूबेशन केंद्रों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से मौजूदा छात्रों की पढ़ाई में सुधार होता है। श्री मोदी ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने एक अक्षय निधि शुरू की है, जो एक शानदार विचार है। 5 दिसंबर को श्री अरबिंदो की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि श्री अरबिंदो के विचारों में बहुत गहराई है। उन्होंने युवाओं से इस महान व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जानने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे देश वोकल फॉर लोकल की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे श्री अरबिंदो के स्वदेशी के दर्शन से प्रेरणा मिल रही है। स्वयं श्री अरबिंदो को स्वदेशी की प्रेरणा उनके परिवार से मिली थी। श्री मोदी ने कहा कि देश ने अब लॉकडाउन चरण से बाहर निकलने के बाद कोविड-19 के टीके पर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बहुत घातक होगी। श्री मोदी ने सभी को कोरोना से लड़ाई को मजबूत करने के लिए कहा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने देश के कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ये राशि कोविड-19 के टीके के देश में शोध और विकास बायोटेक्नोलॉजी विकास द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में 5-6 जगह टीके के विकास के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इस प्रयास से कोविड के टीके के विकास, प्रमाणीकरण और उसे जन स्वास्थ्य व्यवस्था में लाकर संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। कोविड सुरक्षा मिशन के पहले चरण में 12 महीनों के लिए 9 अरब रुपए का प्रावधान किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि शोध और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने टीका बनाने के कुल 10 तरह के प्रयासों में अब तक मदद की है। रूसी टीके स्पुतनिक के अलावा 5 टीकों का मानवीय परीक्षण चल रहा है और अन्य 3 टीकों का भी जल्द ही मानवीय परीक्षण शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 टीके के विकास में शामिल 3 दलों के साथ कल बातचीत करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि जिनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई तथा डॉक्टर रेड्डीज के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में शामिल होंगे। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड जांच की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अभी तक 13 करोड़ 82 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,298 रोगी संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके साथ स्वस्थ लोगों की संख्या 88,02,267 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 41,810 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 93,92,920 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 496 लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,36,696 हो गई है। इस समय 4,53,956 मरीजों का इलाज चल रहा है। केरल में कोविड के 5,643 नए मामले सामने आए। 34 स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में संक्रमण के मामले बढ़कर 64,589 हो गए हैं। आज 27 मौतों के साथ राज्य में इस संक्रमण से अब तक 2,223 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 49,775 नमूनों की जांच की गई। इस समय राज्य में संक्रमण के 524 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। नागालैंड में कोविड-19 के आज 44 नए मामले मिलने से वहां संक्रमित लोगों की संख्या 11,159 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एसपी फोम ने एक ट्वीट में बताया कि संक्रमण के दीमापुर में 27, कोहिमा में 16 मामले और ट्वेनसांग में 1 मामला मिला। इस समय राज्य में संक्रमण के 1,087 सक्रिय मामले हैं। 9,898 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। मणिपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 2,407 नमूनों की जांच की गई। राज्य में 160 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहां संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 24,910 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 198 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 85.91% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है।
अब तक मणिपुर में कुल 21,401 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 3,236 है। कोविड-19 संक्रमण के कारण 10 और लोगों की मौत हो जाने से राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 273 हो गई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने महामारी के दौर में सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। लोगों से कोविड-19 से निपटने के लिए सतर्क रहने की अपील की। सरकार ने कोविड वैक्सीन विकास मिशन के लिए 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार किसानों की सभी समस्याओं पर चर्चा के लिए तैयार। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में कार बम विस्फोट में 30 सुरक्षाकर्मी मारे गए और सिडनी में दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रन से हराया। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। केंद्र सरकार किसानों की सभी समस्याओं पर चर्चा के लिए तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित जगह पर जाने की अपील की है। जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। गृह मंत्री ने कहा है कि किसान निर्धारित जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो इससे आम जनता को परेशानी नहीं होगी। अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, इस स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। इस बीच कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आशा व्यक्त की है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रतिनिधि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आएंगे। चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। मुझे आशा है कि किसान वस्तु स्थिति को समझेंगे और चर्चा का मार्ग अपनाएंगे। भारत सरकार हर वो काम करने को तैयार है जो किसान की समृद्धि के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली पर्व में शामिल होंगे। कोरोना महामारी फैलने के लगभग 9 महीने के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री काशी का दौरा कर रहे हैं। 1 दिन के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री कई समारोहों में सम्मिलित होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला देव दीपावली उत्सव वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इस दिन शाम को गंगा के घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमग हो उठते हैं। कल शाम वाराणसी के राजघाट पर प्रधानमंत्री के दिया जलाने के साथ ही इस उत्सव की शुरुआत होगी, जिसके बाद गंगा नदी के दोनों किनारों पर 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया प्रयागराज से राजा तालाब वाराणसी खंड की 6 लेन की चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंदिर जाएंगे। वो सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे, जिसका उद्घाटन उन्होंने ही इसी महीने की शुरुआत में किया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद के 5 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इन सीटों के लिए मतदान 1 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। जिन 5 जगहों पर चुनाव होना है उनमें से 3 औरंगाबाद, पुणे और नागपुर डिवीजन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हैं और 2 अन्य पुणे तथा अमरावती शिक्षक सीटें हैं। ये ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनमें केवल शिक्षक और स्नातक मतदान के योग्य हैं। ये सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी और विपक्षी भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और कांग्रेस 2-2 सीटों पर और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की 1 सीट पर चुनाव मैदान में है। इन सीटों पर जुलाई में चुनाव होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इन्हें स्थगित करना पड़ा। इस बीच धुले नंदुरबार स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र का मतदान भी 1 दिसंबर को होगा। यहां मुकाबला भाजपा के अमरीश पटेल और कांग्रेस के अभिजीत पाटिल के बीच है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने बताया कि पंच और सरपंच के खाली पड़े पदों के लिए पंचायत उपचुनाव के पहले चरण में शनिवार को 64% और 57% मतदान हुआ। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि कुल 85,363 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे समाप्त हुआ। सरपंच और पंच दोनों के लिए कुल 1,43,592 मतदाता थे। जम्मू संभाग में खाली पड़े पंच निर्वाचन क्षेत्रों में रामबन जिले में सबसे अधिक 77.77% मतदान, डोडा में 77.73% और कश्मीर में शोपिया में 86.74% और बडगाम में 72.79% मतदान हुआ। सरपंच के लिए गांदरबल में 71.04%, जम्मू जिले में 77.24% मतदान हुआ। बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी आगामी 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक तपेदिक यानी टीबी और कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए संयुक्त अभियान चलाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की सर्वेक्षण टीम नागरिकों की जांच के लिए घर घर जाएगी। एक रिपोर्ट। बीएमसी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस अभियान के तहत शहर के 12,12,693 घरों के 5,09,277 व्यक्तियों का कुष्ठ रोग और क्षय रोग के लिए परीक्षण किया जाएगा। बीएमसी के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गोमारे के अनुसार संदिग्ध टीबी रोगियों को मुफ्त एक्सरे और प्रासंगिक चिकित्सा जांच के लिए नगर निगम द्वारा वाउचर दिए जाएंगे, जबकि इस अभियान के दौरान पाए जाने वाली कुष्ठ रोगियों को निकटतम अस्पताल या क्लिनिक में अगली जांच के लिए भेजा जाएगा। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान के केंद्रीय प्रांत गजनी में कार बम विस्फोट में 30 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और 24 घायल हो गए हैं। हताहतों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक सुरक्षा बल के परिसर को निशाना बनाया गया। इसके चारों ओर आवासीय परिसर भी विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गए। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। कतर की राजधानी दोहा में विद्रोही तालिबान और सरकार के बीच चल रही शांति वार्ता के बावजूद अफगानिस्तान में बीते कुछ महीनों में कई कार बम विस्फोट हुए हैं। भारत कल शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की 19वीं बैठक की मेजबानी करेगा। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि ये बैठक भारत की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित की जा रही है। भारत को 2017 में संगठन की पूर्ण सदस्यता मिली थी। शंघाई सहयोग संगठन में व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। भारत ने पिछले वर्ष 2 नवंबर को शंघाई
सहयोग संगठन परिषद के प्रमुखों की उपस्थिति में निवर्तमान अध्यक्ष उज्बेकिस्तान से अध्यक्षता संभाली थी। भारत का 1 वर्ष का कार्यकाल 30 नवंबर को पूरा होगा। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 51 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। एक रिपोर्ट। सिडनी में सिक्के की उछाल के साथ एक बार फिर सब कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता दिखने लगा। एरन फिंच और डेविड वार्नर जम गए और भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोनों ने पहले विकेट की साझेदारी के लिए एक बार फिर 100 रन से ज्यादा जोड़े। पहले फिंच को मोहम्मद शमी ने आउट किया, उसके बाद वार्नर श्रेयस अय्यर के डायरेक्ट थ्रो पर आउट हो गए। इस समय ऐसा लगा कि टीम इंडिया वापसी कर लेगी, लेकिन स्टीव स्मिथ के मंसूबे कुछ और ही थे। स्मिथ ने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स खेले और भारत के खिलाफ लगातार तीसरे वनडे में तीसरा शतक जड़ दिया। उन्होंने 104 रन बनाए। अंतिम ओवरों में ग्लेन मैक्सवेल ने 29 गेंद में 63 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर स्कोर 4 विकेट पर 389 तक पहुंचा दिया। जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत तेज तर्रार रही, लेकिन पहले मयंक अग्रवाल और फिर शिखर धवन जल्दी जल्दी आउट हो गए। विराट कोहली और लोकेश राहुल ने 34वें ओवर तक जीत की उम्मीद को बनाए रखा। पहले कोहली 89 रन बनाकर आउट हुए और फिर एडम जैम्पा ने राहुल को 76 के स्कोर पर आउट कर दिया। इसके बाद न तो हार्दिक पांड्या के बल्ले से बड़े शॉट निकले और न ही रविंद्र जडेजा बड़ी पारी खेलने में सफल हुए। गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों का टुकड़े में अच्छा प्रदर्शन करना टीम इंडिया के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह कोहरा और बाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 22 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर में आसमान साफ रहने के साथ ही शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। लेह में आसमान साफ रहेगा और दोपहर या शाम को बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 9 डिग्री सेल्सियस के नीचे जबकि अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 4 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गुवाहाटी में सुबह के समय धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मौसम के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु नानक देव जी की जयंती की पूर्व संध्या पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों, विशेषकर सिख समुदाय के भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि गुरु नानक देव जी का जीवन और शिक्षाएं सभी मनुष्यों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने सभी को एकता, सद्भाव, बंधुत्व तथा सेवा का रास्ता दिखाया और कड़ी मेहनत, ईमानदारी तथा आत्मसम्मान के आधार पर जीवन शैली का दर्शन प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव ने अपने अनुयायियों को एक ओंकार का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ और लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करने पर बल दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर लोगों को हार्दिक बधाई दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि मन की पवित्रता, ईमानदार जीवन और निस्वार्थ सेवा के गुरु नानक देव जी के सिद्धांत भेदभाव रहित समाज को स्थापित करने का आधार हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि गुरु नानक देव जी का जीवन तथा प्रेम, भाईचारे और शांति के संदेश आज भी मानवता के लिए पथ प्रदर्शक हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने महामारी के दौर में सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। लोगों से कोविड-19 से निपटने के लिए सतर्क रहने की अपील की। सरकार ने कोविड वैक्सीन विकास मिशन के लिए 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार किसानों की सभी समस्याओं पर चर्चा के लिए तैयार। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में कार बम विस्फोट में 30 सुरक्षाकर्मी मारे गए और कैनबरा में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।